में प्रेजेंट किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दूसरा ये कि टेरर विद इन टेररिज्म ऑल्सो जो इस्लामिक टेररिज्म को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और साथ ही में जो बाकी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं कंट्री में, उनको भी एक मलाइन करके उनके थ्रेट को भी एग्जैजरेट किया जाता है और एंटी नेशनल के तौर पे पेश किया जाता है। तो ये पहला तरीका है मीडिया का। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी क्राइम अगर कमिट होता है तो उसमें अगर मुस्लिम इन्वॉल्व होता है, उस बात को हाईलाइट किया जाता है। किसी ने एक स्टडी किया था दैनिक जागरण के हेडलाइंस का, कि जब एक्यूज्ड मुस्लिम है तो वो चीज हेडलाइन में आ जाता है, उसका नाम आ जाता है या उसका मजहब आ जाता है। कोई ना कोई तरह से एक्यूज्ड के मुस्लिम आइडेंटिटी को हेडलाइन में हाईलाइट किया जाता है। अगर वो हिंदू होता है तो वो कॉपी के अंदर कहीं दबा देते हैं इस डिटेल को। सो इस तरह से एक एक ना एक क्रिमिनलिटी से मुस्लिम्स को जोड़ने की कोशिश की जाती है। तीसरा तरीका जो मीडिया इख्तियार करता है वो ये है कि मुस्लिम्स आर शोन एज अनएजुकेटेड, बैकवर्ड। मुस्लिम्स और जैसे तबलीगी जमात को जब हाउंड किया जा रहा था ये कोविड के पहले वेव के दौरान, तो ऐसे अजीब अजीब किस्म की मनगढ़ंत बातें, कंप्लीटली प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वो थूक रहे हैं, वो नंगे घूम रहे हैं हॉस्पिटल वार्ड में। सरासर झूठ फैलाया जा रहा था उनके बारे में। तो ये एक मुस्लिम्स को अनएजुकेटेड के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है मीडिया। चौथा एक एंगल इसका ये है कि मुस्लिम्स को एंटी वुमन या मिसोजिनिस्ट के तरह से पेश किया जाता है कि औरतों में ज्यादा जुल्म होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर हिजाब को एक बहुत यानी उसमें से खवातीन की एजेंसी को पूरी तरह हटा के इस चीज को पेश किया जाता है कि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा है, तालीम से उनको दूर रखा जा रहा है। तो ये एक एक चौथा तरीका है जिस तरह से एक एक नैरेटिव मुस्लिम्स के बारे में फैलाया जाता है। पांचवा और ये आखिरी तरीका ये है कि जो कम्युनिटी के अंदर एक एक किस्म की क्रिटिकल वॉइसेस हैं, जो जो कम्युनिटी के अंदर डिविजन्स पैदा करते हैं या जो कम्युनिटी के बारे में एक खराब इमेज बाहर पेश करते हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। मिसाल के तौर पर तारिक फतेह, ही ऑलवेज गेट्स a prominent place in most Indian news channels. Similarly, anyone else also who creates a negative, like voice of ये अपने ये जो एक ट्विटर पे देयर इज वन फेक इमाम, वो उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो एक एक तो ये हो गए जो क्रिटिसिज्म फैलाते हैं, फिर दूसरे ये कुछ ऐसे पेड मौलानाज को पेश किया जाता है जो कम्युनिटी का एक खराब रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एक बैड मुस्लिम के तौर पर उनको पेश किया जाए। तो ये एक इलियास शरीफुद्दीन आते हैं टीवी पे अक्सर, वो हमेशा कुछ ना कुछ ये भड़काने वाली बात कर देंगे या बैकवर्ड बात कर देंगे जिससे एक इमेज पैदा की जा सकती है। तो ये पांच पांच ब्रॉड तरीके हैं जिसके जरिए इस्लामोफोबिया एक मीडिया के थ्रू फैलाया जाता है। Obviously there are more ways than this, but एक broad, we can say these are 5 ways in which media spreads Islamophobia. So I'll just recap this by showing Muslims as terrorists, by showing associating Muslims with criminality, by showing Muslims as uneducated and backward, by showing Muslims as being against women, and finally by highlighting voices of criticism within the community. और फाइनल पॉइंट में जो क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट है, मैं ये नहीं कहता कि कम्युनिटी के अंदर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, पर एक होता है जो अच्छी नीयत से किया जाने वाला क्रिटिसिज्म होता है। जैसे हम सभी किसी ना किसी तरह से हर बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे कोई कम्युनिटी के लिए बुरा नहीं सोच रहे। लेकिन ये जो तारिक फतेह किस्म के क्रिटिक्स है, इनको हाईलाइट करना एक खराब नीयत, एक बैड एजेंडा के जरिए इनको तवज्जो दी जाती है, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो अब ऐसे में इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो स्पेस फॉर एनी counter narrative from Muslims and even other minorities, especially Sikh community, वो स्पेस श्रिंक किया जा रहा है।
वो श्रिंक कैसे करते हैं ये लोग, ये रेजिम कैसे श्रिंक करता है, या तो जो लोग काउंटर नैरेटिव सामने रखते हैं उनको अरेस्ट कर देते हैं, या फिर उनको सोशल मीडिया से बैन कर देते हैं, या उनके मीडिया आउटफिट्स पे पाबंदी लगाई जाती है। तो जैसे मोहम्मद जुबैर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, क्योंकि मोहम्मद जुबैर कोई भी ऐसे पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले रहे थे, ना ही वो किसी इशू पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रहे थे। मोहम्मद जुबैर एक प्योरली फैक्ट चेकिंग और डॉक्यूमेंटेशन का उनका काम चल रहा था। वो सिर्फ इस हुकूमत के या फिर किसी भी पार्टी के जो फेक न्यूज फैला रहे हैं उनको एक्सपोज कर रहे थे, और दूसरा कि जो भी हेट स्पीच है उसको सामने लाके डॉक्यूमेंट कर रहे थे, और जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उनको उनको उनके साथ काम करके ये हेट स्पीच करने वालों को और ऑनलाइन हेट फैलाने वालों को के खिलाफ कार्रवाई करने में हेल्प कर रहे थे। ये दो काम पूरी तरह से कानून के दायरे में मोहम्मद जुबैर कर रहे थे, इसके बावजूद उनको इस तरह से अरेस्ट किया गया। तो ये एक एक तरीका ये है सरकार का कि काउंटर नैरेटिव को कैसे प्रिवेंट किया जाए, जुबैर जैसे जो एक एग्जाम्पलरी लोगों को अरेस्ट करके। दूसरा तरीका ये है कि ऑनलाइन बैनिंग से हाल में हमने ये पिछले 1-2 महीने में हुआ है कि सिख कम्युनिटी के बहुत सारे प्रोमिनेंट वॉइसेस को गवर्नमेंट ने अब कहकर सोशल मीडिया से पूरी तरह बैन करवा दिया है इंडिया में। तो जैसे खालसा एड जो एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में, बाहर में, वेस्ट एशिया में बहुत अच्छा काम किया है, उनके सीईओ रविंदर सिंह, उनको ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे। वो इंडिया में उनके ट्वीट्स नजर नहीं आ सकते। सिमिलरली सिख प्रेस एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ब्लॉक कर दिया है। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम में जो भी प्रोटेस्टर्स की तरफ से खबरें दे रहे थे, प्रेस रिलीजेस दे रहे थे, ट्रैक्टर टू ट्विटर किसान एकता मोर्चा, उनको बैन कर दिया। वो दोनों सिख कम्युनिटी के लोग चला रहे थे। तो और देन ऑफ कोर्स जो सिद्धू मूसेवाला सिंगर जिनका भी जिनका कत्ल किया गया, उनका जो आखिरी गाना है उसको इंडिया में बैन कर दिया, और उसको 3.5 करोड़ व्यूज मिल रहे थे, उसके बाद यूट्यूब पे बैन कर दिया गया, क्योंकि वो सिख कम्युनिटी के इश्यूज उठा रहे थे। तो ये इंटरनेट बैनिंग एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए एक काउंटर नैरेटिव को सरकार प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। तो फिर इसके अलावा और क्या तरीके, इंटिमिडेशन करके, ये थ्रेट्स देकर, वायलेंट जो भी काउंटर इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ टारगेटेड वायलेंस करके, ऑनलाइन अब्यूज करके, ऑफलाइन अब्यूज करके, ये और दीज आर सम ऑफ द अदर वेज in which the government or the regime or the right wing forces they try to silence any kind of counter narrative from minorities and other dissenting voices. Uh, अब so given this context, itna jo that things are, this space for any counter narrative is shrinking. Given that, what is it that we can do, and what is it that we should take care of? Uh, Firstly, I think we should avoid reacting emotionally under any circumstances. यानी एक एंगर आना या ग्रीफ होना, ये सारा लाजमी है। जिस किस्म के वारदात होती है, जिस किस्म के जुल्म के नए नए ये लेवल ये लोग पार करते हैं, तो नेचुरल है कि वो हमें गुस्सा आएगा या दुख होगा, और वो हम सोशल मीडिया पे जाहिर करेंगे। लेकिन अभी जो निज़ाम चल रहा है उसमें इंडियन मुस्लिम्स आर जस्ट वन फेसबुक पोस्ट, वन ट्वीट अवे फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड। ये एक बहुत ही सैड हकीकत है। लेकिन इस वजह से हमें बहुत एहतियात से जो भी लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो बहुत एहतियात से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जेल जाने से या किसी के जेल जाने से किसी का कोई फायदा है नहीं, सिवाय रजीम का। यानी बाहर रहेंगे, जो प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उस पर अपनी बात रखेंगे, तभी किसी किस्म का हम इसको, इन चीजों को काउंटर कर पाएंगे। ये तो बट अब दिक्कत ये है कि जैसे जुबैर का केस हो गया, जुबैर ने ऐसी कोई चीज कही भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको अरेस्ट कर दिया गया। तो यानी मैं ये नहीं कह रहा कि जब एहतियात करने की बात है तो कि हम लोग सेल्फ सेंसरशिप करें, लेकिन फिर भी इमोशनल रिएक्शंस को किसी भी हालत में अवॉइड करना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया में हो या फिर ऑफलाइन भी अगर हम लोगों से बातचीत करें, या फिर अगर हम में से जो जर्नलिस्ट हैं जो आर्टिकल लिखते हैं
आर्टिकल्स में भी अवॉइड करना चाहिए अगर इस किस्म का रिएक्शन। दूसरा ये कि जो मौजूदा मीडिया में भी एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव के लिए स्पेस श्रिंक होता जा रहा है। जो वेल मीनिंग सो कॉल्ड चैनल्स हैं जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है या वेल मीनिंग पब्लिकेशंस हैं, उनमें भी धीरे धीरे ये स्पेस श्रिंक कर रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड मीडिया है, चाहे चाहे मकतूब हो, कॉग्नेट हो, टू सर्कल्स हो, मीडिया वन हो, इनको प्रमोट किया जाए और इनके जरिए बात सामने रखी जाए। जुबैर का मैं फिर से एग्जांपल इसमें लूंगा। जुबैर की एक जो वो काम कर रहे थे उसमें एक खास बात ये थी कि वो एक जर्नलिस्ट के तरह अपने वेबसाइट में अपनी बायलाइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। वो पब्लिकली डाल रहे थे ट्विटर में जो भी उनके हाथ फेक न्यूज या जो भी उनके हाथ हेट स्पीचेस लग रहे थे, ताकि उसके बाद कोई भी मीडिया वाला उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो वो ओपन सोर्स बना के रखा था। तो इसके हिसाब से हम आई थिंक जितने जो भी अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन इन हेट स्पीचेस को और फेक ये कम्युनली मोटिवेटेड फेक न्यूज को डॉक्यूमेंट करने का कुछ ना कुछ सिस्टम हमें बनाना चाहिए, ताकि अगर वही एक जुबैर को 10 जुबैरों को वो जेल में डालें, ताकि हम लोग और 500 हजार जुबैर खड़ा करें, ताकि ये जो पूरा एफर्ट है डॉक्यूमेंटेशन का और फेक न्यूज बस्टिंग का, वो चलता रहे। एक चीज से ये बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं ये रेजिम में, दैट दे आर अफ्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। जुबैर ने जो गलती करी, वो गलती नहीं, जुबैर ने जो एक एक अचीवमेंट किया वो ये था कि वो इंटरनेशनली उसके काम की वजह से सरकार को एम्बेरसमेंट होना पड़ा। तो उसी और जो जो सिख हैंडल्स की अभी मैं जिक्र कर रहा था, वो भी एक मेन पर्पस ये था कि उनके मोबिलाइजेशन की वजह से कैनेडियन एमपीज, यूके के एमपीज, यूएस के पॉलिटिशियंस ये इशू को उठा रहे थे। तो वो को अब ये इंडिया की बात इंडिया में रहे, इंटरनेशनल ना हो, ये इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए दे आर टेकिंग दीज स्टेप्स। So we have to therefore keep continuing this entire effort of documenting organized hate that is taking place and documenting the communally motivated fake news that is doing the rounds. Then uh, is for that I think everyone should try and pick up basic fact checking skills. जैसे रिवर्स इमेज सर्च करना, इफ यू क्लिक ऑन ऐप, अगर कोई इमेज वायरल हो रही है तो उस पे राइट क्लिक करके उसको रिवर्स इमेज सर्च करके गूगल पे देखना, या फिर अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है, एक हेट तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रिवर्स इमेज सर्च करना, या वो एक या उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, वो उन चीजों को ऑनलाइन सर्च करना। तो कोई बेसिक फैक्ट चेकिंग स्किल्स अगर हम सब सीख जाए तो इससे काफी यूजफुल होगा मेरे हिसाब से। उसी के साथ साथ एक बेसिक सिटीजन जर्नलिज्म भी अगर हम लोग सीखें, काफी जो गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा है वो आपको आरटीआई के जरिए मिल जाएगा, और आरटीआई से भी सिंपल तरीका है, आपको पार्लियामेंट के आंसर्स में मिल जाएगा। तो आप राज्यसभा या लोकसभा की वेबसाइट में जाके थीम के हिसाब से यू कैन लुक फॉर सर्टन डेटा। तो ये बेसिक जर्नलिस्टिक स्किल्स थोड़ा बहुत हम सबको शायद सीखनी पड़ जाएंगी। एक आखिरी में थोड़े से एक एक नो एक ब्रॉडर के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो ये कि ठीक है, नो मैंने कहा कि वी शुड नॉट गेट इमोशनल एंड रिएक्ट इमोशनली, बट द अपोजिट इज आल्सो ट्रू दैट वी शुड रिफ्यूज टू बी साइलेंस्ड। खामोश होना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि कम्युनिटी के तरफ से कोई काउंटर आवाज ना आए, ताकि जो इन लोगों ने एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स अपने रखे हुए हैं या मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स जो ये सरकार के तरफ से या राइट विंग हिंदुत्व की तरफ से बात करते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाए और कम्युनिटी से एक नो एस पॉलिटिकली असर्टिव एजुकेटेड वॉइसेस सामने ना आए। वो ये चाह रहे हैं। तो किसी भी हालत में हमें खामोश नहीं होना है। एक लॉजिक के और एक 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 यानी एक अच्छी एक पूरी तमीज से और लॉजिक के बिना पर हमें अपनी बात सामने रखनी है। और ऐसे और वी हैव नथिंग टू हाइड इन दिस, यानी ऐसा
हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि आप यानी किसी भी मस्जिद में जाएं या कि कहीं कहाँ कहीं का भी आप खुतबा सुने मस्जिद में, या ऑनलाइन तकरीरें सुने जो भी इंडिया में की जा रही हैं, या ऑफलाइन भी रिलीजियस गैदरिंग में, आपको एक भी गैदरिंग ऐसे नहीं मिलेगी जहां पर किसी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ कोई नफरत फैलाई जा रही हो। तो ये यानी हर गैदरिंग में यही बात की जाती है कि हमें कानून के दायरे में काम करना है, और हमें यानी दीन और वतन दोनों को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हो रहा है कम्युनिटी में, उसी को आगे बढ़ाना है हमें। यानी on the other hand, if we look at what is happening in the majority community, there is no influencer, no religious leader in the community who is taking a stand against communalism. Unlike जैसे ये उदयपुर में वारदात हुई, उसके खिलाफ हर मेजर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी, जमीयत उलेमा हिंद, रजा एकेडमी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कंडेम किया। लेकिन जब सिमिलर हेट क्राइम अपोजिट होता है और किसी मुस्लिम की लिंचिंग की जाती है, तो वो सामने देर इज नो हिंदू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स आउट एंड कंडेम्स इट फ्रॉम ए हिंदू रिलीजियस perspective. So I mean, we just have to continue in this path. And finally, I think we should ensure that we maintain unity at all costs. यानी एक चूंकि पिछले 8 साल में एक कम्युनिटी में हर तबके का एक लिव्ड एक्सपीरियंस सिमिलर रहा है। तो चाहे आप वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी रहे हो, या तबरेज अंसारी जिनकी लिंचिंग कर दी गई वो हो, हर एक को किसी ना किसी तरह से इस्लामोफोबिया का शिकार बनाया गया है। तो चाहे वो आप किसी भी फिर कैसे आते हैं, या किसी भी रिलीजियस बिलीफ से आते हैं कम्युनिटी के अंदर, वो सबको किसी ना किसी तरह से टारगेट किया गया है। तो एक बाय लिव्ड एक्सपीरियंस एक इत्तेहाद ऑलरेडी पैदा हो गया है। तो हमें उस चीज को किसी भी हालत में बरकरार रखना है, और जो इनके जो रेजिम के तरीके हैं डिवाइड करने के कम्युनिटी में, उसको किसी भी तरह प्रिवेंट करना है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं सामने रखना चाह रहा था। वक्त क्योंकि कम है, मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूं। अगर क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग कुछ आगे डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ फोरम पे बुलाया बात करने के लिए। मैं माफी चाहता हूँ फिर से इस सेशन रीशेड्यूल करना पड़ा। बहुत शुक्रिया।